लगातार 4 दिनों से भारतीय बाजारों में जबरदस्त गिरावट का माहौल और आज कुछ ऐसे अहम लेवल टूटते नजर आए बाजार में दिन के दौरान, जिससे लोगों को बड़ा डर लगा। और खासतौर से वो शेयर जो ज्यादातर ट्रेडर्स और छोटे इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, वहां भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। एक और डर है दुनिया भर के बाजारों में इस बात का कि कहीं कोरिया और अमेरिका के बीच में तनाव न बढ़ जाए। तो दूसरी ओर डर इस बात का भी है कि चीन और भारत की सीमा पर कुछ और बातें न बिगड़ जाएं। तीसरा डर ये कि एफआईएस की तरफ से जो लगातार बिकवाली हो रही है, क्या ये बाजारों को ऊपर जाने से रोकेगी। और इसके साथ साथ ही इस हफ्ते का एक बड़ा डेवलपमेंट जहां पर सेबी ने 331 कंपनियों पर अपना सर्कुलर निकालकर ट्रेडिंग पर रोक लगा दी। तो इन सब डर के माहौल के बीच में भारतीय बाजारों में जो तेज गिरावट हुई है, अब यहां से आगे क्या होने वाला है? क्या गिरावट और बढ़ेगी या थमेगी? खरीदने का वक्त आ गया है या फिर पोर्टफोलियो में अब भी मुनाफा है तो बेचकर निकल जाएं? क्या करें आप और आगे का क्या होगा डायरेक्शन? इस पर है हमारा ये खास शो, जिसमें बाजार के जाने माने दिग्गज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जाने माने मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान साहब, रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा साहब, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में हेड पीएमएस इक्विटी मनीष सोनथालिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और सबसे पहले प्रकाश जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहता हूं। गिरावट होने के आसार तो सारे दिख रहे थे, लेकिन लोगों को लग रहा था कि शायद लिक्विडिटी संभाल लेगी, पैसा बहुत आ रहा है, घरेलू फंड्स के पास भी है, हमारे इन्वेस्टर्स भी लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 4 दिनों से ये कहीं गायब हो गए हैं और कोई पैसा लगाने वाले सामने आ नहीं रहे, बिकवाली का प्रेशर बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली, आई थिंक जो मौका देख रहे थे, ढूंढ रहे थे नीचे के स्तरों पे घुसने का, वो जब मौका मिला तो एक और बड़ा मौका और अच्छा मौका ढूंढने की वापस कोशिश जारी रहती है। ये हमेशा साइकोलॉजी वर्क करती है, हमने देखा है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ जो लोगों को समझनी चाहिए कि कभी भी आपको बॉटम या टॉप पे घंटी बजेगी नहीं कि आप उस दिन लीजिए और उस दिन बेचिए। करेक्ट। आप वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर अभी भी आपको कोई अच्छे स्टॉक्स लगते हो, देखिए। और आज एक बहुत बढ़िया ट्रेंड जो आया, आई एम सॉरी मैं सीधा स्टॉक्स पे जा रहा हूं, बट टॉप 4 स्टॉक निफ्टी के देखिए, चारों आईटी कंपनीज है। टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है। व्हाट डज इट टेल यू कि जहां अंडर ओनरशिप है, जहां पहले ही कम खरीदारी हुई है, वहां पे तो गिरावट भी नहीं आएगी। तो गिरावट आ रही है जहां लेवरेज है, गिरावट आ रही है एफएनओ में, क्योंकि लोगों ने अपने कैश की पोजीशन लेके एफएनओ खरीदा हुआ है। वहां पे सब डी लेवरेज, मार्जिन कॉल्स, ये सब जो टेक्निकलिटीज है मार्केट की, वहां ज्यादा दबाव है। फंडामेंटल्स पे तो कुछ नहीं। एलएनटी तो फिर भी ग्रीन में क्लोज हुआ है। यू नो, सो माय पॉइंट इज कि कई कंपनीज हैं, नतीजों का सीजन है, फिर भी अपने उसमें है, होल्ड कर रही है, विच टेल्स यू दैट अपॉर्चुनिटी है। संभल के रहिए, पैनिक मत करिए। प्रॉफिट है तो बुक करना है, जरूरत है तो करिए, बट अदरवाइज बिकॉज मार्केट के ये 2-4 दिन में कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीरो कर दें अपना पोर्टफोलियो। ओके, तो ये सवाल जो बड़ा था कि क्या इस वक्त बेचकर निकल जाना चाहिए, तो इन्वेस्टर्स के लिए तो जवाब ये आ रहा है कि बेच कर ना निकले। लेकिन डीडी शर्मा साहब, आपसे भी सवाल यही है, बेचकर ना निकले, क्या यही रूल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के लिए भी लागू होता है? क्योंकि दिग्गजों में तो जो राय दे रहे हैं प्रकाश जी कि नहीं अभी रुकना चाहिए, क्या स्मॉल और मिड कैप शेयरों में भी रुकना चाहिए या वहां पर दिक्कत ज्यादा है जिस तरह की मार पड़ रही है? देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और जिनके पास क्वालिटी मिड कैप शेयर्स हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन जनरल जो अब ए के अलावा इवन बी और सी कैटेगरी के भी जिनके पास शेयर हैं, वो सेबी के जो रिसेंट एक्शन से जो है बहुत डर गए लोग कि पता नहीं कहाँ पर किसकी बुक्स में कैसा क्या हुआ हो, आज या 3 साल पहले या 2 साल पहले, और उसके कारण कोई जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्चर आता है या कोई उसका किसी इस तरह की लिस्ट में नाम आता है और उसको आप टोटली बैन कर दें। ये टोटली बैन करने का जो फैसला लिया गया है, मेरे ख्याल से ये एक नासमझी भरा फैसला मैं कहूँगा। आप ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, अगर किसी के खिलाफ कुछ है तो आप उसको ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टर को बता दीजिए, खोल के बता दीजिए कि इसमें ये लोचा है, इसमें ये गड़बड़ है, इसने 3 साल पहले ये गड़बड़ भी की, 5 साल पहले ये गड़बड़ की, और इसलिए हम इसको T2 में डाल रहे हैं और 200% मार्जिन लगा रहे हैं। अब जिसको लेना है वो ले, बेचना है वो बेचे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग बैन कर देते हैं और महीने में एक बार खुलेगा ऐसा कर देते हैं, तो फिर तो एकदम मार्केट में ये समझ में नहीं आता है ना इन्वेस्टर्स को, क्या मेरी कंपनी में ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। मार्जिन फंडिंग में जो लैंड करने वाले हैं या शेयर्स पैसा देने वाले हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस पे लैंडिंग करेंगे। तो ये एक तरह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई है, और ये क्यों की गई है, कैसे हुई है, ये मेरे ख्याल से खोज का विषय होना चाहिए।
देखना चाहिए और आप लोगों को भी तहकीकात करनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात पर तो चल ही रहा है कि मामला इस तरह से क्यों क्या हुआ है। और आज ये भी हुआ है कि निचले स्तरों से जो थोड़ी बहुत आखिरी 10-15 मिनटों में सुधार आया, उसके पीछे भी कारण यही था कि सैट की तरफ से सेबी के उस ऑर्डर में 2 कंपनियों को राहत मिली है और उनका ये कहना था कि फिलहाल जब तक जांच पूरी ना हो जाए, कम से कम इन 2 कंपनियों की ट्रेडिंग न रोका जाए और उसके बाद लोगों को थोड़ी सी उम्मीदें जगी है। लेकिन चलिए, एक ट्रिगर तो ये रहा जिसकी वजह से बाजार कमजोर हुए, सेबी का वो 331 कंपनियों पर ऑर्डर। लेकिन जो बड़ी दिक्कत है उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। मनीष सोंथालिया साहब हमारे साथ हैं। मनीष जी, अमेरिका और कोरिया, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार एक दूसरे के सामने बाहें चढ़ा रहे हैं और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है, ये तो लगभग रोज का मामला हो गया। लेकिन बाजार, न सिर्फ हम बल्कि दुनिया भर के बाजार इस पर अब रिएक्शन दे रहे हैं। क्यों और क्या अब डर बढ़ गया है? और ऐसे में क्या ग्लोबल मार्केट्स के माहौल को देखते हुए हमें सावधान रहना चाहिए और गिरने के आसार हैं? देखिए अनिल जी, 8,000 के निफ्टी के लेवल से 10,000 का निफ्टी का लेवल वन वे अपवर्ड मूवमेंट होता है। और सिमिलर सिचुएशन ग्लोबल मार्केट्स में भी है। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्ट हुए हैं तब से मार्केट्स वन साइडेड अप जा रहा है। तो ये बोलना कि एक साइड ही मूवमेंट होगा, 25% मार्केट बढ़ जाता है, फिर भी ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं गिर सकता, और अगर नीचे गिरता है तो करेक्शन इस हिसाब से आना चाहिए, उस हिसाब से आना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। मार्केट को जिस मूवमेंट में बढ़ना है या गिरना है वो उसके हिसाब से। तो मूल बात यही है कि मार्केट काफी भारी हो चुका था वन साइडेड मूवमेंट के कारण, और एक नॉर्मलाइज करेक्शन है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत की बात कुछ नहीं है। अगर आप आज भी कमिट करते हो पैसा तो नेक्स्ट 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे पैसे बनेंगे। चलिए, तो बाजार भारी थे, लेकिन क्या दीवान साहब अब हल्के हो गए? 4 दिन में जिस तरह से गिरे, खास तौर से कि ट्रेडर्स हल्के हो गए मिड कैप स्मॉल कैप शुरू में, तो आज जिस तरह से मार्केट, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को कुछ खरीदना नहीं है। मतलब जिस भाव में जो बिके बेच दो, कल शायद ये भाव भी नहीं मिलेगा, इस तरह से बेचा जा रहा है। 15-15, 20-20% मिड कैप्स ऐसे टूट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अनिल जी, ये 4 दिनों में बहुत कुछ सीखने मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। पैसे से ज्यादा आपकी कमाई जो ज्ञान की है वो ये है कि बहुत सारे जनवरी से जो इन्वेस्टर्स आए हैं, छोटे छोटे माइक्रो कैप के, इतना डिस्कशन हो रहा है, होता है, टिप्स आ रही होती हैं। अब लोगों को समझ आ रहा है कि कंपनी छोटी है या कम पीई पे मिल रही है, उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कमा के देगी, आप उसे फंस सकते हो, निकलना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, ये जो माहौल है कि कैश म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, ये थोड़ी है कि कैश है तो जबरदस्ती लगा ही देंगे। तो लोग ये सोचने लगे कि कैश आ क्यों नहीं रहा है मार्केट में, बाइंग क्यों नहीं आ रही। बाइंग आएगी, क्वालिटी चीज़ों में आएगी। और हमेशा ये इस टाइप के माहौल में, ये जिसको कहते हैं सेपरेटिंग द मेन फ्रॉम द बॉयज जो बोलते हैं, कि जो आपको डिस्टिंग्विश करना अगर समझ आता है बिजनेसेस को और कंपनीज को, तब आप बेधड़क आज भी ले रहे हो। लेकिन ये जो जनरल ट्रेंड मोमेंटम वाला था कि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, और जैसे मनीष ने कहा कि ग्लोबली मार्केट्स इतने तेज थे कि कोई सोच ही नहीं रहा था कि मैं किस भाव पे ले रहा हूँ, किस पी मल्टीपल पे ले रहा हूँ, वैल्यूएशन पे ले रहा हूँ। वो जो है करेक्शन जो है वो मेंटल करेक्शन आ गया है। और अब थोड़ा सा हो सकता है कि कल तक ये पोजीशन सारी हल्की हो जाएंगी, ट्रेडर्स भी हल्के हो जाएंगे, और फिर मंडे से एक नया दौर शुरू होगा। वह ग्रेजुअल होगा, पिकअप होगा तो ग्रेजुअल होगा, कोई बहुत शार्प नहीं हो सकता। बट मुझे लगता है फॉल जो है वो मोर और लेस जो है अब्जॉर्ब हो चुका है। ओके, तो इस सवाल का जवाब भी मैं लूंगा कि बस यहाँ से गिरावट और होनी है या मतलब थमने के संकेत है। लेकिन मनीष जी, एक चीज़ है जो मैं डेटा देख रहा था, वो ये साफ दिखा रहे कि बिकवाली हुई है थोड़ी बहुत एफआईएस की तरफ से, लेकिन घरेलू फंड अभी भी नहीं बेच रहे हैं। तो क्या ये पूरी की पूरी बिकवाली ज़्यादातर ट्रेडर्स की तरफ से आई है, और ऐसे में फंड्स का कॉन्फिडेंस इन ग्लोबल इवेंट्स को देखते हुए हिला नहीं है, ये मानना ठीक है? और दूसरी बात, एक नॉर्थ कोरिया और अमेरिका अपनी जगह है, दूसरा हिंदुस्तान और चीन के बीच बढ़ते हुए तनाव को लेकर भी लोग डरे हुए हैं। तो क्या हमें ग्लोबल चिंताओं के साथ साथ हमारी अपनी चिंताएं भी करना जरूरी है? देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन एक रियलिटी है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और मूल बात यह भी है कि अगर आप अर्निंग्स देखें एग्रीगेट मार्केट्स के, तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो दोनों पॉइंट को अगर आप बैलेंस करें, और सिर्फ उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कि फ्लोज बहुत आ रहे हैं और उसके कारण ही मार्केट्स नहीं गिरेगा, ये सही बात नहीं है। तो ये सब जियोपॉलिटिकल टेंशंस डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है मार्केट डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अर्निंग्स मोमेंटम अभी भी नहीं बरकरार है, अभी भी होप है 3rd क्वार्टर 4th क्वार्टर में नंबर्स आ जाएंगे। मुझे भी लगता है कि आ जाएंगे। और जो रिएक्शन है, जो 25% जो अपवर्ड मूवमेंट मार्केट्स में आए हैं, उसमें कुछ
5-7-10% करेक्शन हो जाए तो मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो बोलना बड़ा मुश्किल है, बट इट कांट बी रूल्ड आउट कि अभी भी यहाँ से करेक्शन हो सकता है। इस बीच इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। भसीन साहब के चेहरे पे बड़े लंबे समय बाद मुस्कान आती हुई दिख रही, क्योंकि काफ़ी समय से भसीन साहब इस करेक्शन का इंतजार कर रहे थे। भसीन साहब, करेक्शन का इंतजार जो आपका था कामयाब हुआ, शुरुआत हो गई है 4 दिनों से। ये बताइए कि सिर्फ ये 4 दिन का अंधेरा फिर चांदनी रात है, या फिर ये थोड़ा इस बार लंबा चलने वाला है मामला? हाँ अनिल जी, हम तो आपको कॉशन दे रहे थे, ये नहीं कि हम तो 8,000 पे आपको कह रहे थे 10,000 निफ्टी जाएगा, लेकिन जैसे अभी आपके दूसरे स्पीकर ने कहा अर्निंग्स मोमेंटम नहीं है और एक कैरलेसनेस है कि लिक्विडिटी से म्यूचुअल फंड्स आपको 7th हेवन पे ले जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आप जितना और दबाव डालेंगे उतनी और लिक्विडिटी, इट इज अ विशियस सर्कल। तो हमें लगता है अब थोड़ी सी रियलाइजेशन आई है, मिड कैप में कार्नेज हुई है, जियोपॉलिटिकल रिस्क राइज कर रहा है और ट्रम्प ट्रेड भी अब थोड़ा फेड आउट हो रहा है। तो यहाँ से अब जो शुरुआत है, हमें लगता है यहाँ से 7 से 10% करेक्शन अगले 1-1.5 महीने में जरूर ऑन द एनुअल है। वो बहुत हेल्दी होएगा, मार्केट में कंसोलिडेशन और थोड़ी सी एक स्टेबलाइजेशन आएगी, और ये जो एवरीडे राइज और लोगों को एक अपेक्षा है कि वो रोज पैसा कमाएंगे, वो थोड़ा रियलिज्म में आएगा। तो इट्स अ हेल्दी करेक्शन और ये कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकता है, विद 92 to 9,000 बीइंग द डाउन साइड। इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं कि 7 से 10% का और करेक्शन हो सकता है, जो कि हमारे बाकी तीनों एक्सपर्ट्स की राय से थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो भसीन साहब, ये 7 से 10% और जो करेक्शन होना है 9,200 तक का, इसकी वजह क्या होगी, किस वजह से आएगा? देखिए 96-97 जो 500 पॉइंट आपने देखे हैं जुलाई में, वो फ्रॉथ है। फ्रॉथ इन द सेंस के एक एक्सेस लिक्विडिटी और एक एक्सेस फील गुड फैक्टर है, जो 5 शेयरों की वजह से है। HDFC ट्विंस, रिलायंस, मारुति, आइशर मोटर, इन शेयरों को छोड़ दीजिए तो ब्रॉडर मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा। तो अर्निंग्स उस तरह से कैचअप कर नहीं रहे, ब्रॉडर मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। और अब जो लॉसेस, आपको उदाहरण के लिए एक हफ्ते में एक शेयर है HDIL जो 88 से 47 आ गया। ये नहीं कि ये चीजें होती नहीं है, लेकिन ये लॉस क्योंकि लीवरेज ट्रेड काफी ज्यादा एक रुझान में हो गया है, जहां पे एक रिटेल इन्वेस्टर ने लार्ज कैप अच्छे शेयरों की जगह अब दूसरे शेयरों में भी रिस्क लेने में स्टार्ट किया है। साथ में ग्लोबली आप देख रहे हैं कि कॉशियसनेस इज अगेन क्रीपिंग इन बिकॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया, चाइना। मैं उस पर ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि एक रिस्क फैक्टर है। और थर्डली आपके अपने क्रेडिट ग्रोथ एक्सपैंड नहीं कर रही, स्टेट बैंक डिपॉजिट रेट काट रहा है, तो क्रेडिट कहां से होएगा? बैंक निफ्टी एट 25,000 इज ट्रेडिंग, उसका डिविडेंड यील्ड इज द लोएस्ट इन द लास्ट 10 years। तो एक रियलाइजेशन हैज टू बी ऑन द मैक्रोज, और 25-26 टाइम इस मल्टीपल को सस्टेन करना is very very difficult till earnings don't catch up. So consolidated fear combined with retail losses, आपको मार्केट यहाँ से 500-700 पॉइंट का करेक्शन जरूर देगी। अभी भी 500-700 पॉइंट का करेक्शन बाकी है, लेकिन इस करेक्शन में अब बड़ा सवाल ये कि 2 हैं सवाल एक्चुअली। यहाँ से और क्या गिरेगा, और जब करेक्शन पूरे होने के संकेत मिलेंगे तो खरीदना क्या है, कब खरीदना है और क्या खरीदना है, ये 2 बड़े सवाल हैं। इनका जवाब लेंगे हमारे चारों एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है प्रकाश दीवान, मनीष सोंथालिया, संजीव भसीन और साथ ही डीडी शर्मा साहब। तो करेक्शन की बात तो हो रही है, अब डीडी शर्मा साहब शुरुआत आपके साथ की जाए। कब खरीदना है और क्या खरीदना है, इन दोनों सवालों का जवाब दें सर। देखिए, कब खरीदना है वो तो डेफिनेटली हर एक आदमी ये चाहेगा कि अगर करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो करेक्शन करीब करीब पूरा हो जाए, या पूरा होके जब रिवर्सल शुरू हो उस समय खरीदा जाए। तो उसके लेवल्स जो मैंने 3 दिन पहले भी बताए थे आपके शो पे कि 9870 ये पहला सपोर्ट है, और ये अगर 1-2 दिन में आगे आने वाले 2 दिनों में और टूट जाता है, मुझे लगता है टूट जाएगा, तो फिर 9450 का जो है मेजर सपोर्ट है। 9450 के आसपास अगर मार्केट स्टेबलाइज होता है, 3-4 दिन उस लेवल को नहीं तोड़ता है, तो फिर वहां से मैं समझता हूं कि खरीदारी की जा सकती है। खरीदारी डेफिनेटली वैल्यू स्टॉक्स में की जाएगी जहां वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो, और जहां स्टॉक जो है बॉटम से घूमने की तैयारी कर रहा हो। 2-3 स्टॉक मेरे जहन में है जहां मैं खरीदारी की राय दे सकता हूं कि अगर टोरेंट पावर 180 के आसपास मिले,
या पीटीसी इंडिया जो है 100 के नीचे मिले, इस तरह की चीज़ें हो, या आरसीएफ जो है 80-85 के आसपास मिले, तो इस तरह की चीज़ों को जो है खरीदा जा सकता है और ये वैल्यूएशन कंफर्ट ऑफर करेगी, साथ ही साथ अच्छा रिटर्न है वो भी दे सकती है। परफेक्ट, ये बहुत बढ़िया बात की आपने कि ये तो पता लगाना मुश्किल है कि बॉटम कहाँ बनेगा, लेकिन जहाँ से बॉटम बनकर फिर से घूमने के संकेतों 9500 मोटा मोटी मान सकते हैं, उसके नीचे से आपको खरीदारी शुरू करनी चाहिए। और स्टॉक भी साथ साथ बताई दिए शर्मा साहब ने। प्रकाश जी, आपका क्या इरादा है? आपने शुरू कर दी खरीदारी या आप करेंगे? नहीं, बिल्कुल करी सर। खरीदारी तो रोज ही करनी पड़ती है सर। तो अगर खरीदेंगे नहीं तो फिर बेचेंगे क्या? बिल्कुल। सो माय सेंसेस की पहले राउंड में मैं रेकमेंड करूंगा कि लार्ज कैप बाय करें। करेक्ट। मिड कैप में हो सकता है कि मूवमेंट थोड़ी वॉलेटाइल रहे और जो डिसाइसिव अपमूव वापस ट्रेंड पकड़ने में टाइम लग सकता है, और वो टाइमिंग मेरे को आता नहीं है। बट जो लार्ज कैप जैसे बजाज फाइनेंस है, अगर बजाज फाइनेंस सस्ते में मिल रहा है, बजाज फाइनेंस के बिजनेस पे तो कोई आँच आई नहीं है। करेक्ट। तो जो हम इतना वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है ये सब जो कर रहे थे, तो वो वहाँ मेरा एक प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाता है। हिंडाल्को को देखिए, 2 दिन पहले नोवालिस के न्यूज आई, आपने मंगलवार को बताया कि उसकी रब ऑफ इफेक्ट है, उसके बाद 6% ऊपर गया है। राइट। आज सिर्फ 0.6% डाउन क्लोज हुआ है कल से। मजबूत। मतलब क्या हुआ है हिंडाल्को में? कुछ हुआ? नीचे आया? नहीं आया। सो ये जो बजाज ऑटो रिजल्ट के बाद खराब हुआ, 2600-2700 के बीच में स्टेबलाइज होने की कोशिश की, वहां से सीधा 3000 तक छलांग मारी, करेक्ट होके आज मिल रहा है आपको। अभी भी बिजनेस मॉडल चेंज नहीं हुआ। सो माई पॉइंट इज कि जो हिंडाल्को हो गया, बजाज ऑटो हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, इस सूची में मैं अगर ऐड करूं तो मैं तो टाटा मोटर्स भी करने रेडी हूँ 380 पे, क्योंकि अब मुझे इसमें कोई नेगेटिविटी इससे ज्यादा समझ नहीं आ रही हो सकता है यहाँ से 10-15 रुपए कभी कभार खराब दिन में जा भी सकता है। बट पॉइंट इज आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो क्वालिटी चीजें लेंगे, तो ये माहौल इससे अच्छा मिल ही नहीं सकता था आपको। परफेक्ट। तो चलिए, क्वालिटी स्टॉक खरीदने का, दिग्गज शेयर खरीदने का सही है वक्त, ये राय है हमारे प्रकाश जी की और डीडी शर्मा जी की भी मिड कैप शेयर खरीदने की राय है। तो भसीन साहब को पूछेंगे, वो 9,200 की रेंज में खरीदना चाहते हैं, उन्हें कहाँ खरीदारी करनी है, और साथ ही मनीष सोनथालिया साहब से भी पूछेंगे ब्रेक के बाद, उन्हें कौन से सेक्टर्स आकर्षक लग रहे हैं इस करेक्शन के बाद। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कितनी और गिरावट, और इस गिरावट के बाद क्या करें, यह है बड़ा सवाल। आज के इस शो का जवाब देने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ, संजीव भसीन, मनीष सोनथालिया, डीडी शर्मा और प्रकाश दीवान। भसीन साहब, आपने तो कह दिया 9,200 आएगा तब खरीदेंगे, और तब क्या खरीदेंगे, अब इसका जवाब दीजिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा तब खरीदेंगे, खरीद रहे तो आज भी हमने, हमारे जो मनपसंद शेयर हमारे भाव आ जाएंगे तो हम तो जरूर खरीदेंगे। उदाहरण के लिए 325-30 पे आपके चैनल पे कहा था कि आईटीसी एक फुल ब्लोन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसमें करेक्शन आए 270-75 तो जरूर लीजिए। और कल और आज में हमने अपने चुनिंदा क्लाइंट्स को बोला है कि एग्रेसिवली आईटीसी लीजिए, 25% करेक्ट हो चुका है, सिगरेट बिजनेस पे रुझान कम है और ओवरऑल उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरह से एक्सपैंड करा है। उसी तरह से नेस्ले पे हमने बाय निकाला है इन द लास्ट फ्यू डेज 65-66 पे। हम सोचते हैं ये एक और बहुत अच्छा एफएमसीजी प्ले है, जहां पे देयर रिलायंस ऑन मैगी नूडल्स एंड यू नो द मिल्क साइड इज रिड्यूसिंग, और वो पोर्टफोलियो को एनलार्ज कर रहे हैं। और उसके अलावा हमने 2600-2625 पे गोल्ड लेने के लिए बहुत एडवोकेट किया था, बिकॉज हमारा ये व्यू था कि मार्केट में करेक्शन के अगेंस्ट एक हेज है और वहां पे आपको 7 से 8% तक की तेजी दिवाली तक मिल सकती है। उसके अलावा हमारे मनपसंद शेयर हैं कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज लाइक इक्विटास, उज्जीवन, वो डिक्लाइन पे लेंगे, और हमारे एवरग्रीन फेवरेट एनबीसीसी, इंजीनियर्स इंडिया, सुप्रजीत और गोदरेज प्रॉपर्टी। ओके, समय कम है। मनीष जी, आपके पसंदीदा सेक्टर्स जो इस फॉल के बाद आप जहां सोचेंगे कि एक्सपोजर फंड का बढ़ाया जाए? ये पहले बात तो ये है कि अगर आप 100 रुपये आज इन्वेस्ट करते हो, पहले 90 रुपया जरूर हो सकता है ये, पर 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे पैसे बनेंगे। मेरे हिसाब से अगर आईटी, फार्मा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, इन सेक्टर्स में अगर आप सिलेक्टिव स्टॉक्स में पैसा डालें तो पैसे बनने की नेक्स्ट 2-3 साल में पूरी गुंजाइश है। चलिए, तो ये है राय। तो हमारे सभी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि देखिए, अच्छे शेयर खरीदने का तो वक्त आ गया, गिरने में और गिरेगा। ये मत सोचिए कि अगर जिस भाव में मैंने शेयर लिया तो उससे नीचे नहीं जा सकता। दुनिया भर के बाजारों में टेंशन है,
और टेंशन जिस तरह से आती है उसी तरह चली भी जाती है, आने के पहले बताती नहीं और जाने के पहले पता चलता नहीं। तो ऐसे में आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटी के शेयरों पर होना चाहिए। दिग्गजों में खरीदारी करें, मिड कैप में शेयर खरीदारी करें तो भाव से खरीदें और अच्छी क्वालिटी के शेयर खरीदें। ये है इस बाजार का मंत्र। फिर आपको डर नहीं लगेगा कि बाजार कितना गिर रहे हैं, कब सुधरेंगे। आराम से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयरों का पोर्टफोलियो बनाने के लिए अपनी लिस्ट तैयार रखें, पैसे तैयार रखें और धीमे धीमे लगाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। संजीव भसीन साहब, मनीष सोनथालिया जी, डी शर्मा साहब और प्रकाश दीवान साहब हमारे साथ इस खास शो में हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।